बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बाहर टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी या एंडोसिम्बियोटिक एवोल्यूशन। तो बच्चों, सिम्बियोटिक का मतलब क्या है? सिम्बियोटिक एक ऐसा रिलेशन है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। यानी एक सेल ने दूसरे सेल को निगल लिया, अपने बॉडी के अंदर ले गई और उन्होंने आपस में एक रिलेशन बनाया जो अच्छा है दोनों के लिए। इसको बोला जाता है एंडोसिम्बियोटिक एवोल्यूशन या एंडोसिम्बियोटिक रिलेशन। सिम्बियोटिक एवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो एक थ्योरी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जिसे हम ओपेरन हेल्डेन थ्योरी बोलते हैं, इसके मुताबिक ओपेरन हेल्डेन थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के मुताबिक जो आज का एनवायरनमेंट है वो अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थ का जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था वो कैसा था? अगर हम बात करें प्रिमिटिव एनवायरनमेंट की, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कैसा था? यहाँ पे नो फ्री ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन था ही नहीं, और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। इसके अलावा नो ओजोन लेयर, नो ओजोन लेयर, और वोल्केनो एरप्शंस, वोल्केनो एरप्शंस हो रही थी। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर था, और वाटर था बट इन वेपर फॉर्म, पानी था तो लेकिन इन वेपर फॉर्म। अब क्या हुआ, जब ये एनवायरनमेंट था और वोल्केनो इरप्शंस हो रहे थे, तो इन वोल्केनो इरप्शन से कुछ गैसों का एहराज हुआ। वो गैसें क्या है? CH4 यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, और साथ में जो वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल थे वो ऐसे जमा हो गए। तो क्या हुआ, इन केमिकल्स से, ये जो केमिकल्स हैं, इससे जो लाइटनिंग हो रही थी, जो बिजलियां खड़क रही थी, और जो वोल्केनो इरप्शंस हो रहे थे, इससे हीट जो जनरेट हो रहा था, जो एनर्जी जनरेट हो रही थी, इन केमिकल्स ने इस एनर्जी को यूज किया और इससे क्या बना? इन केमिकल्स से बना बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है? जैसे कि अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड बने थे वो कौन से थे? ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने। टाइम गुजरता गया और ऐसे ही रिएक्शंस होते गए। इन अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए थे, इनसे क्या बने? इनसे बना बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है कि अमीनो एसिड्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान ऐसे बॉन्ड्स बने और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में मिल गए बॉन्ड की सूरत में। और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उन्होंने भी आपस में बॉन्ड्स बनाया। न्यूक्लियोटाइड्स के जो यूनिट्स हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इसने क्या बनाए? आपस में बॉन्ड बनाए और हमारे पास आए बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड के मिलने से बने, जैसे कि RNA जो कि न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बने,
तो ये हमारे पास बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स आए। इसको बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, इसको नाम दिया गया ऑपेरिन हेल्डेन ने। ऑपेरिन ने क्या नाम दिया? प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स का नाम दिया गया। अब हमने लेक्चर में पढ़ लिया है कि प्रोटोबायंट्स कितने टाइप्स के थे। प्रोटोबायंट्स 2 टाइप्स के थे। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। अगर हम प्रोटोबायंट्स की बात करें, ये हमारे पास बने प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स क्या है? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन और आरएनए वगैरह हैं। प्रोटोबायंट्स एक है कोएसरवेट और एक है बायोस्फेयर। कोएसरवेट में क्या था? उसमें प्रोटीन और यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स शेक किया, उनको मिलाया और इसका एक गुच्छा सा बन गया उस सोल्यूशन में। यहाँ पे एक गुच्छा सा बन गया सोल्यूशन में। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों शामिल हैं, जो कि बनाए थे किसने? ऑपेरिन ने। और बायोस्फीयर में क्या था? इसमें जस्ट प्रोटीन है, प्रोटीन और लिपिड का सोल्यूशन बनाया। यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड। तो लिपिड ने क्या किया? ये प्रोटीन एक जगह पे ऐसे जमा हो गए और लिपिड ने एक लेयर बनाई। तो इस तरह हमारे पास प्रोटोबायंट्स बने। अब इन प्रोटोबायंट्स से सेल्स कैसे ओरिजिनेट हुए? यहाँ पे जो आरएनए बन गया था हमारे पास, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो बन गए थे, वहां पे प्रोटीन भी था, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन गया था, आरएनए भी बन गए थे, यानी बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। तो हो सकता है कि इस एनवायरनमेंट में जो आरएनए बना था वो यहाँ पे जो हमारे पास बायोस्फीयर है या कोएसरवेट है उसमें ट्रैप कर गया हो, एक्सीडेंटली यहाँ पे ट्रैप कर गया हो। तो यही तो है एक सेल जिसमें आरएनए है और ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है यानी लेयर है, और प्रोटीन है। अगर ये ले तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है। यही तो है हमारा एक सेल। तो इस तरह ओरिजिन ऑफ सेल हमारे पास बना। अब सेल से प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमारा पहले सेल बना था वो क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था। ये जब सेल बना, दिस वाज प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसको देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल कैसे बने। अब प्रोटोबायंट से हमारे पास आया प्रोकैरियोटिक सेल। ये सपोज हमने लिया एक प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल बना, जब प्रोकैरियोटिक सेल बना तो सेल जब बन गया तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मकसद क्या होता है? सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। तो इस सेल को लगी भूख। अब सेल जो है वो खुराक की तलाश में निकला, क्योंकि उस टाइम वाफर मिकदार में यहाँ पे वाटर है, क्योंकि सेल जो है ये कहाँ पे बने थे? वाटर में बने थे। यहाँ पे वाटर में लॉट्स ऑफ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है, यहाँ पे प्रोटीन्स भी बने थे, यहाँ पे आरएनएस भी है, यहाँ पे माइक्रोमॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वाफर मिकदार में फूड मौजूद था। तो यहाँ पे मौजूद इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनएस, प्रोटीन्स ये खाना शुरू किया। इसलिए जो पहले सेल बने वो कौन से थे? हेटेरोट्रॉफ्स यानी फूड का जो मेन फंक्शन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मेन फंक्शन है उनका यही होता है कि सक्सेसफुल फीडिंग करें या सक्सेसफुल ब्रीडिंग करें। ये 2 काम होते हैं इनके। तो सक्सेसफुल ब्रीडिंग की वजह से बहुत सारे सेल्स बने, सक्सेसफुल फीडिंग की वजह से इनमें कंपटीशन बढ़ी, यानी खुराक की कमी हो गई, जिसकी वजह से ये हेटेरोट्रॉफ से क्या बने? ऑटोट्रॉफिक सेल्स कौन से होते हैं? जो किसी फॉरेन बॉडी से ग्लूकोज या प्रोटीन नहीं लेते,
बल्कि खुददार होते हैं, खुद अपने लिए तैयार करते हैं खाना। तो जब जो पहले ऑटोट्रॉफिक सेल बना वो क्या था, कीमो ऑटोट्रॉफ बने, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो यानी केमिकल्स को इन्होंने एज एनर्जी सोर्स यूज किया और बनाया अपने लिए ग्लूकोज, CO2 प्लस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को इसने यूज किया और बनाया ग्लूकोज और रिलीज किया सल्फर को। उस टाइम एनवायरनमेंट में कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि ये जो सेल्स थे ये क्या रिलीज कर रहे थे, केमिकल से सल्फर रिलीज कर रहे थे। और आज भी हमें ये बैक्टीरिया मिलते हैं जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन रिलीज करता है, आयरन बैक्टीरिया जो कि आयरन रिलीज करता है, और सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर रिलीज करता है। इस कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बाद जब केमिकल्स की कमी हुई तब हमारे पास आए फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इसने सोचा कि क्यों ना, अब केमिकल्स की भी कमी हो गई, कहीं जाके मैं कोई और सोर्स ढूंढ लूं एनर्जी का। तो इसने यूज किया सन एनर्जी को, इसने यूज किया सन एनर्जी को और बनाया ग्लूकोज, और वाटर को यूज किया एज अ हाइड्रोजन सोर्स, तो बना ग्लूकोज और रिलीज हुआ ऑक्सीजन। पहली दफा एनवायरनमेंट में जब फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने तो हमारे पास एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन आया। जब फ्री ऑक्सीजन आया तो वो बहुत ही टॉक्सिक था इन सेल्स के लिए, क्योंकि वो आदि ही नहीं थे। बहुत सारे जो सेल्स थे वो मरना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे जो सेल्स थे वो मर गए। जब बाद में इन्होंने यूज किया ऑक्सीजन को दूसरे तरीके से, यानी इसी ऑक्सीजन को इन्होंने यूज किया ग्लूकोज के साथ और निकाली ATP, तब कहीं जाके ये सेल्स जो थे ये ऑक्सीजन के साथ आदी हो गए। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास आए, फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इससे यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बने ये अब हम देखते हैं। सपोज एक बड़ा सेल है जो कि हेटेरोट्रॉफिक है और प्रोकैरियोटिक है। ये बहुत ही खुश शिकार की तलाश में कि कहीं जाके मैं किसको खा लूं, बहुत भूख लगी है। तो इसने देखा एक छोटा सा, एक नन्हा सा प्रोकैरियोट, लेकिन ये है ऑटोट्रॉफ, और ये अपनी जिंदगी से परेशान कि कहीं मुझे कोई खा ना ले। इसने कहा जो हेटेरोट्रॉफिक मोटा वाला सेल है इसने इसे निगल लिया। जब निगल लिया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, यानी ये इसके पेट के अंदर आ गया। अब जब ये इसके पेट के अंदर आ गया तो यानी ये ऑटोट्रॉफिक सेल है और ये हेटेरोट्रॉफिक सेल है। तो इस ऑटोट्रॉफिक सेल ने इससे कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं आपके लिए। तो हेटेरोट्रॉफिक सेल ने इससे कहा क्या कर सकते हो मेरे लिए। इसने कहा कि मुझ में ये खूबी है कि मैं सन की एनर्जी को ट्रैप करके या केमिकल्स की एनर्जी को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बना सकता हूँ, इससे ग्लूकोज बना सकता हूँ। इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए फूड का इंतजाम कर सकता हूँ। इसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, तुम मुझे ग्लूकोज दो। तो इस तरह इन दोनों की दोस्ती हुई। और एक दूसरा सेल था, ये एक दूसरा सेल था, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल था। अब इस सेल की खूबी क्या थी, ये भी परेशान, इसको भी खौफ था कि कहीं मुझे कोई खा ना ले। इस सेल की जो खूबी थी वो ये थी कि ये सेल जो था ये हेटेरोट्रॉफिक था। ये किसी चीज को बाहर से खा लेता था, यहाँ निगल लेता था
और उसी चीज को ब्रेक डाउन करके यानी ग्लूकोज या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बना लेता था, यहाँ से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना लेता था, एटीपी बना लेता था। तो ये सेल भी, ये जो छोटा वाला सेल था जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बना लेता था, ये भी इस बड़े वाले सेल ने निगल लिया। तो ये इनके पास कितने सेल आए, 2 प्रोकैरियोटिक सेल आए। एक सेल की जो खूबी थी जो कि ग्लूकोज बना सकता था, उसको आज हम क्या बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। और ये जो सेल है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाता था, यानी ये एटीपी रिलीज करता था ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, इस सेल को हम बोलते हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह हमारे पास क्या बने, इस तरह हमारे पास बने यूकैरियोटिक सेल। ये हमें कैसे पता चला कि ये 2 जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे किसी जमाने में, जो अब हमें ऑर्गेनेल्स की सूरत में नजर आते हैं। इसको अगर हम खोल के देख लें तो इसका जो राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, 70S होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है, यानी ये खुद से रिप्लिकेट कर सकते हैं, इसमें ये एबिलिटी है। और ये जो हमारे पास बड़ा सेल था अब ये बन गया अब ये जो हमारे पास बड़ा सेल था ये बन गया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीजें इसके पास होती हैं। और इसका न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है, लीनियर होता है। और इसका राइबोसोम जो है, यानी राइबोसोम अगर देखें यूकैरियोटिक सेल का, वो 80S होता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। इस तरह हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल वजूद में आए, तो इसे बोला जाता है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। तो बच्चों ये है आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं कल।